इस कहानी की शुरुआत में हमें जिनसू नाम के एक लड़के से मिलवाया जाता है। जिनसू बहुत मेहनत करता है, पैसे बचाने के लिए 2 नौकरियां करता है क्योंकि उस पर 900 मिलियन युआन का कर्ज है। उसने अपने दोस्त से कर्ज लेकर ये पैसे शेयर बाजार में लगाए थे। दुर्भाग्य से शेयर बाजार के सभी शेयर गिर गए और इस तरह उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। बहुत मेहनत करने के बावजूद उसे पता था कि वह इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। इसके लिए उसने मरने का फैसला किया। वह एक पुल पर चढ़ने ही वाला था और मरने ही वाला था। तभी अचानक उसे एक संदेश मिला। किसी ने उसके खाते में 4 मिलियन युआन जमा करवाए थे, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। अचानक उसके पीछे एक बड़ी कार आकर रुकी जिसमें उसे बैठने का इशारा किया गया। वह बैठ गया और यह कार उसे एक बार के सामने ले आई। जब वह बार के अंदर गया तो उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसे 8वें शो के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्ड में लिखा था कि यह एक गेम है और यहाँ रहने के लिए उसे हर मिनट पैसे दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ रहने के लिए उसे किसी हुनर की जरूरत नहीं थी और उसे यहाँ रहने के लिए खाना भी दिया जाएगा। समय के साथ कीमत भी बढ़ेगी और ये खेल तब खत्म होगा जब वहाँ एक बड़ी घड़ी पर टाइमर खत्म हो जाएगा। अगर जिनसू इस खेल में शामिल होना चाहता था तो उसे अपने सामने बोर्ड पर मौजूद कार्ड में से एक कार्ड चुनना था, नहीं तो वह टेबल पर रखे 20 मिलियन युआन लेकर निकल सकता था। जिनसू को इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह 20 मिलियन युआन लेकर यहाँ से जाने वाला था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इतने पैसे से उसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। उसकी जिंदगी की परेशानियां फिर से शुरू हो जाएंगी। उसके लिए इस खेल में शामिल होना ही बेहतर था। वह यहाँ से कार्ड नंबर 3 उठाता है और खेल के अंदर चला जाता है और अब पूरे खेल में यही उसकी पहचान होने वाली थी। जब वह खेल के अंदर गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल और एक बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग 8 मंजिल की थी और यहाँ उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह कुछ सोचते हुए अपने नंबर से तीसरी मंजिल पर चला जाता है। तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक साधारण कमरा था जहाँ इंटरकॉम, स्क्रीन और ढेर सारे सीसीटीवी लगे हुए थे। इस खाली कमरे में बैठने और लेटने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म और रूल बुक थी। वह रूल बुक उठाकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें यहाँ रहने के लिए हर मिनट 30,000 युआन मिलेंगे। साथ ही वह यहाँ इंटरकॉम के जरिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वह जो भी ऑर्डर करेंगे उसके लिए उन्हें पैसे देने होंगे और ये पैसे उनकी प्राइज मनी से कट जाएंगे। साथ ही वह यहाँ किसी भी कैमरे को नहीं छू सकते और अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें सिर्फ आधे पैसे ही मिलेंगे। यह पढ़कर जिनसू यहाँ अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और जैसे ही वह उसे पहनता है वह देखता है कि उसके सामने स्क्रीन पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हर मिनट उसके खाते में 30,000 युआन जमा हो रहे थे और यह देखकर वह बहुत खुश था। इसी उत्साह में कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद जिनसू को नींद आने लगती है। इस कमरे में बहुत ठंड थी, इसलिए उसने स्लीपिंग बैग ऑर्डर करने का फैसला किया। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने उसे इसकी कीमत बताई तो वह हैरान रह गया। यहाँ हर चीज की कीमत आम दुनिया से लगभग 10 गुना अधिक थी। यहाँ सबसे सस्ती चीज एक अखबार था। इसे ऑर्डर करने के बाद उसने यहाँ रात बिताई। रात किसी तरह बीतती है। सुबह उसकी आंख यहाँ के लोगों के शोर से खुली। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ और भी लोग थे। उनके कपड़ों पर उनकी पहचान संख्या लिखी हुई थी और वे इन संख्याओं के अनुसार अलग अलग मंजिलों पर रह रहे थे। सभी एक दूसरे से मिलकर खुश थे, लेकिन वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है और उन्हें यहाँ कौन लाया होगा। यहाँ उन्हें एक बड़ा टाइमर भी दिखाई दिया जिस पर 35 घंटे का समय लिखा हुआ था। वे समझ गए कि जैसे ही यह टाइमर खत्म होगा उनका खेल भी खत्म हो जाएगा। इस टाइमर में एक इंटरकॉम भी था और इसकी मदद से वे चीजें ऑर्डर कर सकते थे, पर उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि अगर वे यहाँ से कुछ मंगाएंगे तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सब बस यही सोच रहे थे कि तभी नंबर 6 जाता है और सिगरेट का पैकेट मंगवाता है। जैसे ही सिगरेट का पैकेट वहाँ आता है टाइमर से 2 मिनट कम हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से कुछ भी मंगवाने की कीमत यहाँ का समय है। यहाँ से जितना कम समय उनके पास होगा वे उतना ही कम पैसा कमा पाएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ जरूरी चीजें ही मंगवाएंगे और सबसे जरूरी चीज थी नहाने के लिए चीजें। जब वे फ्रेश होकर नीचे आए तब भी एक समस्या थी। उनमें से किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिला सिवाय नंबर 8 के। नंबर 8 बताती है कि रात को उसके कमरे में बहुत सारा खाना आया था। उसने सभी डिब्बों में से थोड़ा थोड़ा खाना खाया और सभी डिब्बे अपने पास रख लिए। जब उसने यह कहा तो वे समझ गए कि उनके कमरे में एक लिफ्ट है। लिफ्ट सभी कमरों से जुड़ी हुई है। यह 8वीं मंजिल से शुरू होती है और पहली मंजिल तक जाती है और सभी को खाना देती है। लेकिन क्योंकि कल रात नंबर 8 ने सारा खाना अपने पास रख लिया था, इसलिए किसी को खाना नहीं मिल सका।
सभी ने अब अपनी भूख मिटाने के लिए नंबर 8 के कमरे में जाने का फैसला किया। जब वे यहाँ आए तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। नंबर 8 का कमरा सबसे आलीशान था, साथ ही उसे यहाँ रहने के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। इसके विपरीत नंबर 1 को सिर्फ 1000 युआन मिल रहे थे और इसलिए उन्हें पता चला कि हर मंजिल पर रहने वाले लोगों की सुविधा और कीमत बदल गई है। यह जानने के बाद सभी सोचते रहे कि उन्होंने कोई बड़ा नंबर क्यों नहीं चुना। सभी अपना खाना खुद खाते हैं और बचे हुए खाने का ख्याल रखते हैं ताकि जब उन्हें दोबारा भूख लगे तो वे ये खाना खा सकें और उन्हें ऑर्डर न करना पड़े। यहाँ से फ्री होने के बाद जैसे ही वे नीचे आए तो नंबर 4 जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर सभी डर के मारे नीचे आ गए। उन्होंने देखा कि समय सीमा में सिर्फ 15 घंटे बचे थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर 8 ने यहाँ ढेर सारे कपड़े और गहने ऑर्डर कर दिए थे। यह देखकर सभी उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ 15 मिनट में वे जितने पैसे कमा सकते हैं कमा लेंगे और उतने ही पैसे अपने साथ ले जाने होंगे। उन्हें आराम देते हुए नंबर 8 कहता है, अरे रुको, मुझे पता है कि सबके सीढ़ियां चढ़ने का समय कैसे बढ़ाना है। इस बार समय बढ़ जाएगा। कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था, पर अब कोई और रास्ता नहीं था। वे 15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं और इस सब में सबसे ज्यादा दिक्कत नंबर 1 को होती है क्योंकि उसका पैर चोटिल हो गया था। लगातार 15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद जब उनका समय खत्म नहीं हुआ तो वे पहले ही हार मान चुके थे। पर अचानक उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उन्हें 24 घंटे पीछे मिल रहे थे। उनकी खुशी का एक और कारण यह था कि उन्हें यहाँ अपना समय बढ़ाने का तरीका पता चल गया था। अब समय बढ़ाकर वे यहाँ ज्यादा समय तक रह सकते थे और ज्यादा पैसे कमा सकते थे। वे अब रोज सीढ़ियों पर दौड़ने लगे। इससे उन्हें समय तो मिल रहा था, लेकिन हर रात वे बहुत थक जाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए वे 2 समूहों में बंट जाते हैं और तय करते हैं कि एक दिन एक समूह दौड़ेगा और दूसरा समूह आराम करेगा। फिर अगले दिन दूसरा समूह दौड़ेगा और पहला समूह आराम करेगा। इस तरह उनका समय भी बढ़ जाएगा और वे ज्यादा थकेंगे भी नहीं। अब जिस ग्रुप में नंबर 1 था, जाहिर सी बात है कि वो दौड़ नहीं सकता था। इस वजह से उसके ग्रुप के 2 सदस्य नंबर 6 और नंबर 8 उसे खूब प्रताड़ित करते थे। ये देखकर नंबर 2 को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने फैसला किया कि वह नंबर 1 की जगह दौड़ेगी। यानी अब उसे आराम का कोई दिन नहीं मिलेगा, उसे हर दिन दौड़ना होगा। जिनसू यानी नंबर 3 नंबर 2 की हालत देखकर परेशान हो जाता है, इसीलिए वह फैसला करता है कि कुछ दिन नंबर 1 की जगह पहले नंबर 2 दौड़ेगा और इस तरह उनका काम बराबर हो जाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके सामने एक और समस्या आ जाती है। उनके कमरों में टॉयलेट का कचरा बहुत बढ़ गया था। सभी इस बात से परेशान थे। यह जानकर नंबर 1 फैसला करता है कि वह सबके टॉयलेट के कचरे को अपने कमरे में रखेगा। क्योंकि वह दौड़कर सबकी मदद नहीं कर सकता तो वह इसी तरह मदद करेगा। अब वे सब अपने टॉयलेट के कचरे को लिफ्ट के जरिए उसके कमरे में ले जाते हैं। एक समस्या अभी खत्म ही हुई थी कि दूसरी उनके सामने आ गई। वे रोज सीढ़ियां चढ़ते थे, लेकिन अब उन्हें सीढ़ियां चढ़ने के लिए बहुत कम समय मिल रहा था। इस वजह से सभी परेशान हो रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि नंबर 1 बीमार हो जाता है। उसे सबसे बुरे पैनिक अटैक आते हैं। यह देखकर वे डर जाते हैं। वे उसे उठाकर इंटरकॉम पर ले जाते हैं, जहां से वे उसके लिए दवा लाना चाहते हैं। लेकिन नंबर 6 और नंबर 8 बाकी सभी को ऐसा नहीं करने देते क्योंकि ऐसा करने से उनका कमाया हुआ समय कम हो सकता था। ये दोनों बहुत स्वार्थी थे और यह देखकर नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है। वह लड़की जरूर थी, लेकिन बहुत बहादुर थी। वह नंबर 6 जैसे ताकतवर आदमी से अकेले ही लड़ती है ताकि नंबर 1 की जान बच सके। इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस वजह से वे घायल हो जाते हैं। लड़ाई के आखिर में नंबर 7 को पता चलता है कि उसे अचानक 40 घंटे मिल गए और इसके साथ ही उसे समझ आ गया कि यहाँ सभी कैमरे उन पर नजर रखते हैं। यह गेम शो दरअसल लोगों को दिखाया जा रहा है। वे जितना लोगों का मनोरंजन करेंगे उन्हें उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। यह साफ था कि उन्हें यह समय सीढ़ियां चढ़कर नहीं मिल रहा था। नंबर 6 और नंबर 2 के बीच की लड़ाई लोगों को देखने में मजा आया और इसीलिए उन्हें ज्यादा समय मिला। वे साथ बैठकर सोचते हैं कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उन्हें देखने वाले लोगों का मनोरंजन हो और उन्हें यहाँ रहने के लिए ज्यादा समय मिले। सबने मिलकर तय किया कि वे यहाँ अपना हुनर दिखाएंगे। हर व्यक्ति अपना हुनर दिखाएगा। इससे लोगों का मनोरंजन होगा और उन्हें ज्यादा समय मिलेगा। इस बात से सभी सहमत थे, लेकिन जिनसू यहाँ परेशान था क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं था। खैर, वे अपना हुनर दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 7 अपनी नाक से बांसुरी बजाता है, जिससे लोगों का मनोरंजन होता है और उन्हें साथ में 20 घंटे मिलते हैं। इतना समय पाकर वे बहुत खुश थे। उन्होंने तय किया कि आज के लिए इतना समय काफी है।
बाकी लोग तो अगले दिन अपना हुनर दिखाएंगे, लेकिन आज यह तय करना जरूरी है कि उन्हें कितने दिन यहाँ रहना है और कितना समय इतनी मेहनत करके कमाना है, क्योंकि कोई भी यहाँ पूरी जिंदगी रहकर पैसा नहीं कमाना चाहता। वे यह पैसा कमाना चाहते थे और इन पैसों से मौज मस्ती करना चाहते थे। अब वे यह फैसला नंबर 1 पर छोड़ते हैं कि उन्हें यहाँ कितने दिन रहना है, क्योंकि उसे यहाँ रहने के लिए सबसे कम पैसे मिल रहे थे। और दूसरी बात, वो विकलांग भी था। वो उनसे कहता है, असल में मुझे सिर्फ 1 मिलियन युआन चाहिए, जिसमें से मैंने 2,50,000 युआन कमा लिए हैं। बाकी पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ 75 दिन रहना है। सभी ने यहाँ 75 दिन रुकने का फैसला किया, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ रहने से उन्हें भी फायदा होने वाला था। 75 दिनों में बहुत सारे घंटे होते हैं। इतने घंटे कमाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि ये लोग क्या टैलेंट दिखाएंगे। एक लड़की अगले दिन एक अच्छा गाना गाती है, जिससे उन्हें सिर्फ 15 घंटे मिलते हैं। नंबर 6 यहाँ अपनी ताकत दिखाता है और अपने कराटे कौशल के साथ टाइलें तोड़ता है, जिससे उसे बहुत सारे घंटे मिलते हैं। नंबर 2 भी उसकी तरह टाइलें तोड़ता है और अपनी ताकत का हुनर दिखाता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका हाथ बहुत घायल हो जाता है। उसने यहाँ टाइलें और लकड़ी के ब्लॉक भी तोड़े, जिसकी वजह से उसे 17 घंटे मिले। जब नंबर 4 की बात आती है तो वह बहुत बकवास गाती है और उसे केवल 4 घंटे मिलते हैं। जब वह मंच से उतरने लगती है तो वह गलती से फिसल जाती है, जिससे दर्शकों का मनोरंजन होता है और उसे 5 घंटे और मिलते हैं। अब जिनसू की बारी थी। बेचारी को कुछ भी पता नहीं था। वो इतना घटिया डांस करती है कि सब उसका मजाक बनाते हैं और दर्शक भी उसे सिर्फ 17 मिनट देते हैं। इसके बाद बारी आती है नंबर 1 की। वह यहाँ जोकर बनकर सबका मनोरंजन करता है। उसकी परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश थे, इसीलिए उसे एक साथ 30 घंटे मिलते हैं। जब बात आती है नंबर 8 की, तो वो कोई टैलेंट नहीं दिखाता, बल्कि वो नंबर 6 को अपने कमरे में ले जाता है और ऐसा करके वह एक साथ 69 घंटे पा लेता है। अब क्योंकि उन्हें पता है कि अपना समय कैसे बढ़ाना है और इसके लिए उन्हें सीढ़ियों पर भागना नहीं पड़ा, इसलिए वे नंबर 1 के कमरे से अपने टॉयलेट का कचरा निकालने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे उसे वोट देंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे तो सारा टॉयलेट वेस्ट उसके कमरे में रखा जाएगा। वोटिंग से पहले सभी धोखा देते हैं और नंबर 8 को वोट देने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसका कमरा सबसे बड़ा है और वह आसानी से सारा टॉयलेट वेस्ट रख सकती है। वोटिंग के बाद जब सबसे ज्यादा वोट नंबर 8 के निकलते हैं, तब नंबर 8 उनकी बात मानने से साफ मना कर देता है। सभी उस पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये हरकत उन्हें भारी पड़ जाएगी, क्योंकि लड़ाई के बाद नंबर 8 ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और साथ ही उसने सभी का खाना अपने पास रख लिया। अब सभी भूख से मर रहे थे, इस वजह से वे गुस्से में आ गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे इतने भूखे थे कि नंबर 2 ने अब इंटरकॉम के जरिए फैसला किया कि वह यहाँ का सारा समय खत्म करके बस बाहर जाकर खाना खाएगी। उसे ऐसा करते देख नंबर 1 उसका पैर पकड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे 1 मिलियन युआन की सख्त जरूरत है, बस कुछ दिन और। उसकी हालत देखकर जिनसू यानी नंबर 3 तय करता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ कर लाएगा। इस तरह वह सबके टॉयलेट के कचरे को अपने कमरे में रखने के लिए तैयार हो जाता है और नंबर 4 भी उसके साथ आती है। इसके बाद वे जाकर नंबर 8 से माफी मांगते हैं और आखिरकार सभी को खाने के लिए खाना मिल जाता है। अब क्योंकि नंबर 8 फिर से उनके साथ आ गया था, तो उनकी टीम वापस आ गई थी। वे तय करते हैं कि वे फिर से लोगों का मनोरंजन करेंगे और अपना समय बढ़ाएंगे। इस बार उन्होंने एक नया खेल बनाया, राजा का खेल। इसमें हर कोई राजा बनेगा और राजा जो चाहे वो दूसरों से करवा सकता था। उन्होंने इस खेल में एक सजा भी रखी थी। अगर कोई राजा की बात नहीं मानता तो उसे टीजर गन से सजा दी जाएगी। सबसे पहले नंबर 8 राजा बनती है। वो नंबर 6 और नंबर 2 को लड़ने के लिए कहती है। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने सबको सजा देने की धमकी दी तो वे उसकी बात मानने को मजबूर हो गए। अब नंबर 2 और नंबर 6 के बीच एक शानदार लड़ाई होती है। पहले नंबर 2 नंबर 6 को हरा रहा था, लेकिन फिर उसका हाथ दुखने लगता है। इसका फायदा उठाकर नंबर 6 उसे इतना पीटता है कि एक समय तो वो मरने ही वाली थी। उसकी हालत देखकर सभी नंबर 6 को उससे दूर कर देते हैं और तय करते हैं कि इस खेल में अब कोई लड़ाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ वे देखते हैं कि सिर्फ इस लड़ाई की वजह से ही उन्हें एक साथ 40 घंटे मिल गए। वे इस खेल को काफी समय तक खेलते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर बार या तो नंबर 1 या फिर नंबर 4 ही राजा बनता था और ये दोनों ही लोगों से काम करवाते थे, जिससे सभी को काफी दिक्कत होती थी। नंबर 7 जो उनमें से सबसे होशियार था, वह समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह रात में वोटिंग बॉक्स पर नजर रखता है और वो देखता है कि नंबर 4 रात में सभी बॉल बदल देता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, हालांकि उसने यह बात सबको नहीं बताई।
लेकिन उसने नंबर 4 को दिलासा दिया, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं बाकी लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। अगले दिन जब वे धोखा नहीं करते तो नंबर 4 और नंबर 8 राजा नहीं बनते। अब जब कोई और राजा बना और नंबर 8 को काम करने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। राजा की बात न मानने की वजह से उसे सजा मिलने वाली थी। वे उसे टैसर गन से झटका देने वाले थे, लेकिन ऐसा करने से पहले नंबर 6 उसे बचा लेता है क्योंकि वह किसी तरह नंबर 8 का गुलाम बन गया था। नंबर 8 उसके साथ अपना कमरा और सुविधाएं साझा कर रही थी। यह देखकर वे सभी चौंक जाते हैं। वह यहाँ सभी को साफ साफ बताता है, नंबर 8, मैं और नंबर 4 यहाँ किसी का काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। साथ ही उन्होंने होशियार नंबर 7 को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़का होशियार और उपयोगी है। नंबर 7 भी उनके समूह में शामिल हो जाता है और इसी तरह यह समूह दूसरे समूह पर शासन करना शुरू कर देता है। दूसरा समूह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे दूसरे समूह की बात नहीं मानेंगे तो नंबर 8 उन्हें खाना नहीं देगा और उनके साथ क्रूरता भी करेगा। नंबर 8 की टीम दूसरे समूह से कहती है, जितने भी घंटे आपको कमाने हैं हम कोई काम नहीं करेंगे। खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए वह कहती है, आप सभी को यहाँ अपने लिए 2 घंटे कमाने होंगे। 2 घंटे कमाने के बाद आपको 3 सिक्के मिलेंगे और उन 3 सिक्कों के बदले में मैं आपको भोजन और पानी दूंगी। अगर तुम 1 सिक्का कमाओगे तो तुम्हें सिर्फ पानी मिलेगा। अगर तुम 2 सिक्के कमाओगे तो तुम्हें खाना मिलेगा और अगर तुम 3 कमाओगे तो मैं तुम्हें खाना और पानी दूंगी। नंबर 7 कहता है, जो पहले स्थान पर आएगा वो बच जाएगा। बाकी 3 लोगों को भी सजा दी जाएगी। बाकी 3 लोगों को एक गेंद से बांध दिया जाएगा और जीतने वाले नंबर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। उसे एक बैट दिया जाएगा जिससे वो अपनी पसंद के व्यक्ति को मारेगा। यह सुनकर चारों लोग गुस्से से भर गए, लेकिन वे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। ये सब बताने के बाद नंबर 6 उनसे अपने शरीर का हर अंग चुनने को कहता है। जैसे ही वे अपने शरीर का अंग चुनते हैं, नंबर 6 उनके शरीर के अंगों को बांध देता है। बांधने के बाद नंबर 6 उनसे छिपने को कहता है। वे जल्दी से छिप जाते हैं और जैसे ही नंबर 6 उन्हें ढूंढ रहा होता है, वो उन्हें बुरी तरह से मार रहा होता है। नंबर 3 यानी जिंसू बहुत डर जाता है। वह एक टेबल के नीचे छिप जाता है, जिसकी वजह से नंबर 6 आखिर में उसे ढूंढ पाता है और इस तरह वह इस खेल का विजेता बन जाता है। अपने वादे के मुताबिक नंबर 6 ने उसे दोबारा नहीं मारा। अब क्योंकि जिंसू जीत गया था तो उनके बनाए नियम के मुताबिक उसे अपने ग्रुप के लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मारना था। जब वह बल्ला मारता है तो वह नंबर 1 के मुंह पर लगता है। इतनी जोर से लगता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। क्रूर नंबर 6 और नंबर 8 यह देखकर खुश होते हैं। जब जिंसू अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और यह सब देखता है तो वह नंबर 1 से माफी मांगता है और नंबर 1 ने भी उसे माफ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि इस सब में जिंसू की कोई गलती नहीं है। खेल खत्म होने के बाद वे देखते हैं कि उन्हें 36 घंटे मिले हैं। 36 घंटे के हिसाब से उन्होंने अच्छे सिक्के कमाए हैं, लेकिन खेल में ट्विस्ट डालने के लिए नंबर 6 ने एक और नियम बनाया और कहा, सभी टीम के सदस्य मिलकर एक पेज पर एक नंबर लिखेंगे। अगर सभी नंबरों का योग 9 से कम होगा तभी आपको सिक्के दिए जाएंगे और अगर 10 से ज्यादा होगा तो आपको कोई सिक्का नहीं मिलेगा। जिंसू ने बहुत सोचा और एक नंबर लिखा। जब उन्होंने देखा तो सबके नंबर जोड़ने पर वह 7 था। इस वजह से उन्हें सिर्फ 7 सिक्के दिए गए। सभी को 2-2 सिक्के बांटने के बाद जिंसू को अपने हिस्से में सिर्फ 1 सिक्का मिला, जिससे वह सिर्फ पानी की बोतल खरीद सका। उन्हें पता था कि नंबर 6 सिर्फ इसलिए उन्हें परेशान कर रहा था ताकि लोग उन्हें देखें, उनका मनोरंजन हो और वह ज्यादा घंटे कमा सके। दिन बीतते गए। नंबर 8 और नंबर 6 रोज उन पर अत्याचार करते रहे। वे अपनी जिंदगी से इतने थक चुके थे कि अब उन्होंने तय कर लिया था कि वे क्रूरता बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो वे इस खेल से बाहर निकल जाएंगे या फिर नंबर 8 और नंबर 6 को सबक सिखाएंगे। इसके लिए वे नंबर 1 के कमरे में जाकर खूब सारी प्लानिंग करते हैं। नंबर 7 को भी प्लानिंग के बारे में पता चल गया, लेकिन उसने नंबर 6 और नंबर 8 को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों उसके साथ गलत करते हैं। आखिर वह दिन भी आ गया जब वह प्लान को अंजाम देने वाले थे। नंबर 1 अपने कमरे में पेट दर्द का बहाना बनाकर जोर जोर से चिल्लाता है। जैसे ही नंबर 6 उसे चेक करने के लिए उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि नंबर 3 और नंबर 2 पहले से ही वहां छिपे हुए थे। इन दोनों ने नंबर 6 को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया, लेकिन नंबर 6 इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। वह उन पर हावी हो जाता है, जल्दी से उन्हें हरा देता है और नीचे गिरा देता है। उसने उन्हें सजा देने के लिए अपनी टेजर गन निकाली, लेकिन नंबर 2 और उसका साथी किस्मत वाले थे क्योंकि टेजर गन काम नहीं कर रही थी।
उसमें बैटरी नहीं थी और नंबर 7 ने उसकी बैटरी निकालने का अच्छा काम किया। आखिरकार वे जीत गए और नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 4 को बंदी बना लिया। बेशक जिंसू की टीम ने उन्हें बंदी बनाया था, लेकिन उन्होंने उन पर उनकी तरह अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उनका बहुत ख्याल रखा। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि अब वे इस खेल का समय नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने जो भी पैसे कमाए हैं वे उनके लिए काफी हैं। अब वे ईमानदारी से अपना समय पूरा करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। नंबर 1 इस बात से सहमत है, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि उसका 1 मिलियन युआन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। सभी ने मिलकर तय किया कि जब वे यहाँ से जाएंगे तो अपने कुछ पैसे नंबर 1 को देंगे और उसका 1 मिलियन युआन पूरा करवाएंगे। उनका समय खत्म होने वाला था और इस समय नंबर 5, जो एक डॉक्टर था, बंदी लोगों की देखभाल कर रहा था। वे खुशी खुशी साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब जब वे सुबह उठे तो उन्हें पता था कि वे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने टाइमर में समय देखा तो सभी चौंक गए क्योंकि वहाँ 45 घंटे का समय बढ़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें पता चला कि किसी ने कुछ किया है। वे जाकर बंदी लोगों को देखते हैं और पाते हैं कि किसी ने नंबर 8 का दांत निकाल दिया था और किसी ने नंबर 6 के पैरों के सारे नाखून निकाल दिए थे। इसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और इसीलिए खेल का समय भी बढ़ गया था। ये सब देखने के बाद नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है। वह किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए गुस्से में वह सबको उनके कमरों में बंद कर देती है ताकि यह समय आसानी से गुजर सके। उसने नंबर 5 को सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वह सबका ख्याल रख सके। उसे पहले से ही पता था कि नंबर 5 इतना बहादुर नहीं है कि वह ऐसा गलत काम कर सके। नंबर 6 नंबर 5 की मासूमियत का फायदा उठाता है। वह अपने शब्दों में हेर फेर करता है और नंबर 5 से कहता है, नंबर 2 तुमसे बहुत नफरत करती है, वह हमें मारना चाहती है। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ खून खराबा ना हो तो मेरे हाथ खोल दो। नंबर 5 उसकी बात मान लेता है और उसके हाथ खोल देता है, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ खोले, नंबर 6 ने पहले तो उसे गालियां दी और फिर जाकर सभी लोगों को अपना बंदी बना लिया। वह जानना चाहता था कि उसके नाखून किसने काटे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में वह इंटरकॉम पर जाता है और बंदूक मंगवाता है, लेकिन बंदूक से डराए जाने पर भी जब वे सच नहीं बताते तो नंबर 6 नंबर 7 के पैर में गोली मार देता है। डरे हुए जिंसू ने उसे सलाह दी, इस इंटरकॉम के जरिए तुम उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी खरीद सकते हो जब किसी ने तुम्हारे नाखून काटे हो। जब उसने यह फुटेज देखी तो उसे पता चला कि यह नंबर 1 ने किया था, क्योंकि जाने से पहले वह उनसे बदला लेना चाहता था। नंबर 6 और नंबर 8 ने उसका खूब मजाक उड़ाया क्योंकि वह विकलांग था। नंबर 6 देखता है कि नंबर 1 ने न सिर्फ उसके नाखून निकाले हैं बल्कि उसके चेहरे पर पेशाब भी किया है। यह देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह तुरंत बंदूक लेकर नंबर 1 के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह नंबर 1 को मारे, नंबर 8 पीछे से टैसर गन से नंबर 6 पर हमला करता है। नंबर 6 सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि नंबर 8 इस खेल को और लंबा खींचना चाहती थी, उसने सभी लोगों को अपना बंदी बना लिया। नंबर 4 पहले से ही उसका गुलाम था। अब वह अपने साथ नंबर 5 को भी ले आती है क्योंकि वह जानती थी कि यह डॉक्टर बहुत भोला है। वह इस खेल को लंबा खींचना चाहती थी और इसके लिए वह उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। उसने नंबर 1 को कुर्सी पर बैठा दिया और उसका चेहरा पानी में डाल दिया। इसके साथ ही उसने उसकी आंखों की पुतलियों को बांध दिया ताकि वह कभी सो न सके। वह नंबर 4 को यह सब टॉर्चर करवाती थी। जब नंबर 4 नंबर 1 को टॉर्चर करने आता है तो नंबर 1 उससे कहता है, मैं 10 लाख युआन कमाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि 10 लाख युआन से मैं किसी के साथ अपना कमरा बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ 1 मिलियन युआन कमाना चाहता हूँ और नंबर 8 के साथ अपना कमरा बदलना चाहता हूँ। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगी तो मैं अपने पैसे से अपना कमरा बदल लूंगा और तुम्हें नंबर 8 का कमरा दे दूंगा और मैं तुम्हारा कमरा ले लूंगा। इस तरह से नंबर 8 जो राजा की जगह पर है, तुम राजा बन जाओगी। लालची नंबर 4 उसकी बात से सहमत हो जाती है क्योंकि वह नंबर 8 की जगह लेना चाहती थी और ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। वह नंबर 5 के पास जाती है और उसे अपनी योजना में शामिल कर लेती है। ये दोनों मिलकर सभी प्रतियोगियों को मुक्त करवा देते हैं। जैसे ही नंबर 8 यह देखता है, नंबर 4 उसे पीछे से गोल्फ स्टिक से मारता है। नंबर 8 बेहोश हो जाता है और अब वह उसके वश में था। अब सभी तो आजाद हो गए, लेकिन नंबर 5 संतुष्ट नहीं थी। उसे अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेना था, इसलिए वह नंबर 6 के कमरे में जाती है और उसका ऑपरेशन करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट काट देती है। इसके बाद वादे के मुताबिक नंबर 1 को कमरा बदलने के लिए 1 मिलियन युआन देने पड़ते हैं। वह यह भी चुका देता है, लेकिन जैसे ही उसने भुगतान किया, उसके सामने एक मेन्यू आता है। उन्हें
पता चला कि 1 मिलियन युआन तो सिर्फ इस मेन्यू की कीमत है। अगर उन्हें यह कमरा बदलना पड़ता तो कमरे की कीमतें और ज्यादा हो जाती। यह जानने के बाद नंबर 1 टूट गया। उसके पैसे डूब गए जो उसने इतनी मेहनत से कमाए थे। नंबर 1 की हालत देखकर सभी बहुत परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि उन सभी के पास इतना पैसा था कि वे बाहर जाकर अपने जीवन की सभी समस्याओं को ठीक कर सकते थे जो उनके लिए बदतर हो गई थीं। जैसे कि नंबर 1 सामान्य जीवन में एक जोकर था। उसकी बेटी बहुत बीमार थी। उसे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। जब वह पैसे इकट्ठा नहीं कर सका तो वह मरने वाला था। तो उसके सामने लंबी कार रुकी, ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में रुकी थी, जब वह जिंसू के सामने रुकी थी और उसे यहाँ ले आई थी। नंबर 2 एक एथलीट थी और उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गया था। उसे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और जब वह पैसे नहीं जुटा पाई तो वह मरने वाली थी। अपनी जान लेने से ठीक पहले वह लंबी लिमोजिन उसके सामने आई और उसे यहाँ ले आई। हम जिंसू की कहानी पहले ही सुन चुके हैं। नंबर 4 वह एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसे पार्किंग में काम करना पड़ा। एक दिन जब उसके दोस्तों ने उसे पार्किंग में काम करते देखा तो उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद उसने तय किया कि वह पैसे कमाएगी। वही लिमोजिन जो सबको यहाँ लाती थी उसे भी यहाँ ले आई। अब यह 5वें नंबर की डॉक्टर की कहानी थी। वह एक डॉक्टर थी और उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। दरअसल लोगों ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया। एक आदमी ने उससे कहा, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी? जब डॉक्टर ने उसे पैसे दिए तो उस जालसाज ने न सिर्फ उसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया बल्कि उसे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। इस वजह से डॉक्टर को उन्हें पैसे देने के लिए बहुत बड़ा लोन लेना पड़ा और उसे चुकाने के लिए वह भी यहाँ तक पहुंची। इसके बाद नंबर 6 की कहानी। वह एक बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसे टीम से बाहर कर दिया गया। नौकरी न होने की वजह से वह भी अपना कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए वह भी यहाँ तक आ गया। नंबर 7 की कहानी। वह एक स्क्रिप्ट राइटर था, लेकिन डायरेक्टर को उसकी कहानी कभी पसंद नहीं आई। जब वह इस सब काम से थक गया और उसने यह काम छोड़ने का फैसला कर लिया, तब वही लिमोजिन उसके सामने आई और उसे इस शो तक ले आई। इसके बाद नंबर 1 की बारी थी। वह एक आर्ट गैलरी के सामने गाना गाती थी, लेकिन एक दिन आर्ट गैलरी के मालिक ने उसका अपमान किया और उसे नौकरी से निकाल दिया। वह बस पैसे कमाना चाहती थी ताकि वह आर्ट गैलरी से अपने अपमान का बदला ले सके, इसलिए लिमोजिन उसे यहाँ ले आई। आम बात यह थी कि उन सभी को पैसों की जरूरत थी। खैर, हमें उन सभी की कहानी पता चल गई। अब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 को यह फैसला पसंद नहीं आया। वह उन सभी को बंदूक की नोक पर ले जाता है, क्योंकि नंबर 1 यहाँ रहकर और पैसे कमाना चाहता है। वह तय करता है कि समय बढ़ाने के लिए वह अकेले ही मेहनत करेगा। वह सभी को कुर्सियों से बांध देता है और फिर अकेले ही शो की तैयारी शुरू कर देता है। क्योंकि वह एक जोकर था, उसने एक बेहतरीन शो किया। इस शो के दौरान वह रस्सी पर चलने का करतब दिखा रहा था, लेकिन वह अपना संतुलन खो देता है और नीचे जलती हुई आग में गिर जाता है। वह तड़प रहा था, लेकिन वे सभी बंधे हुए थे। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पा रहा था। जिंसू उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। किसी तरह वह अपने हाथों की रस्सी खोल देता है और बाकी लोगों को भी छोड़ देता है। वे उसकी मदद करने के लिए आग बुझाते हैं। इससे पहले कि वे उसके इलाज के लिए कुछ मांग पाते, वे देखते हैं कि उनके खेल का समय 1500 घंटे बढ़ गया है। यह देखकर जिंसू क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर वहां से जाना चाहता है। इसके लिए वह केवल एक रास्ता खोजता है और वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ देता है, क्योंकि वह जानता था कि जब लोग यह शो नहीं देखेंगे तो यह अपने आप बंद हो जाएगा। उसकी योजना काम करती है। सभी कैमरों के टूटने के बाद इस खेल का द्वार खुल जाता है। वे आखिरकार बाहर आते हैं और बाहर एक कार्ड पाते हैं जिस पर लिखा होता है, वे जो पैसा कमाएंगे वह उनके खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। यह अच्छी बात थी, लेकिन दुखद बात यह थी कि निकास द्वार खुलने से पहले ही नंबर 1 की मृत्यु हो गई। वे खेल से बाहर हो गए। सालों बाद हम देखते हैं कि जिंसू ने नंबर 1 के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है और नंबर 8 और नंबर 6 को छोड़कर उसकी टीम के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। नंबर 6 ने फूल भेजे और कहा, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ। इस बीच नंबर 8 ने अपने इनाम के पैसे से एक मिसाइल खरीदी और अपना बदला लेने के लिए आर्ट गैलरी को नष्ट कर दिया, इसीलिए वह जेल में थी। नंबर 2 ने अपने पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्त और नंबर 7 को एक लेखक के तौर पर दिखाया गया है। उसने द आर्ट शो नाम की एक फिल्म की पटकथा लिखी है, यानी उसने इस शो की कहानी लिखी है। उसने द आर्ट शो में जो भी अनुभव देखे और सहे उन्हें इसमें शामिल किया। कहानी इतनी दिलचस्प थी कि निर्देशक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस शो में थे। निर्देशक की यह बात सुनकर नंबर 7 घबरा गया, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक कहानी है। अब उसकी परेशानियां कम हो गई थीं और कहानी इसी बात को दर्शाते हुए समाप्त होती है।